अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की बहुत समझ आई होगी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने 1.2 का टॉपिक करना है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल में बताया था कि ये इमेजिनरी और रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल क्या होते हैं और इमेजिनरी क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो वो होते हैं जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी वो होते हैं जिनमें योटा यूज़ होता है। अब योटा क्या होता है? योटा एक इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है, वो यूज़ की जाती है ताकि हम लोग उसे यूज़ करके जो आपने क्वेश्चन को जो है वो इजीली कर सकें और उसे सॉल्व कर सकें। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारे पास उसकी फॉर्म होती है प्लस बी योटा। हम लोग इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बताती जाती हूँ। जिन्होंने नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर होते हैं, होल होते हैं, नेचुरल होते हैं, रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और इरेशनल्स होते हैं। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स बनते हैं। आपको इमेजिनरी से पता चल रहा होगा कि इस चीज़ का इमेजिन करना। हम लोग इससे आयोटा को हम एज इमेजिनरी लेते हैं, यानी कि हम उसे इमेजिन करते हैं उन नंबर्स को, ताकि हमारे सवाल को करने में आसानी हो जाए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, यानी कि अगर हमारे पास अयोटा √-1 आ जाता है तो हम उससे अयोटा का नाम दे देते हैं कि हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू √-1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप लोग उसे कैलकुलेटर पे करके भी दे सकते हैं तो आपको वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए हम उसे इमेजिनरी नंबर कह के अयोटा कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये बताती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए जादू है कि हमारे पास जब अंडर रूट में वैल्यूज आने लगी तो अक्सर हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाती है। जैसे -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, तो हमें बहुत सी मुश्किलें क्रिएट होने लग पड़ी थी नेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से। उन वैल्यूज़ को हमें ख़त्म करने के लिए, उन वैल्यूज़ का ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स का यूज़ किया था, ताकि हमारा जो वर्ड है वो, हमारा जो काम है वो इजीली आसान हो सके, हम लोग उस चीज़ को इजीली समझ सकें। क्योंकि अक्सर आप लोग नोट करते हैं कि हम लोग जब -3 लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फील हो रही थी, यार इसके साथ नेगेटिव साइन किस तरह ख़त्म किया जाए। तो उस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हमने योटा यूज़ किया था, ताकि फिर हमने उस योटा को, उस फॉर्म को हमने एक नाम दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आगे एक बुक भी है जो कि आगे जाके आप लोग हाई लेवल पे पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक पूरी बुक है कॉम्प्लेक्स पे। इसकी मतलब इसकी दो वो है, वो बंडल्स हैं, दो बुक्स हैं इसकी, एक 1 और एक 2 है। तो उसके अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया और इसके बहुत से फॉर्म्स हैं, इसके बहुत से थ्योरम्स आ जाते हैं, तो जो सारा कुछ वो इससे आता था। तो ये सारा कुछ आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, क्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरेट इसलिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिन्हें हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी बताएंगे कि हम इसके ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करते हैं, हम इसके ऑपरेशंस को कैसे फाइंड करते हैं, हम इसे कैसे कर सकते हैं जनरेट। अब हम लोग रीड करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस योटा वाई, वेयर एक्स वाई एलिमेंट है आर का। और अब मैंने आपको बताया था कि एंड योटा इज इक्वल टू -1 आर का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और y इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नोट करना है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 as its imaginary parts. Under root does not belongs to the set of real numbers and called on imaginary numbers which is denoted by योटा। इसमें उन्होंने बोला गया है कि हमारे पास नंबर, इसकी जो नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है ना, मतलब हम लोग इसे कैसे राइट करते हैं, हम लोग इसे एक्स प्लस योटा वाई में राइट करते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि हम रियल नंबर से लेते हैं एक्स वाई को। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास √-1 होता है ना, वो योटा होता है हमारे पास, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर होता है, और उसके बाद हम लोग उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है और वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि वाई के साथ तो योटा यूज़ होता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है, नोट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो 0 हो जाते हैं, लेकिन जो उसका -1 होता है ना, वो कभी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, उसे हम इमेजिनरी पार्ट ही कहेंगे, उसे हम कभी भी रियल पार्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने योटा की पावर्स बताई हैं कि अगर योटा जो है वो अकेला 1, उसकी पावर 1 हो तो वो √-1 होगा, स्क्वायर होगी तो फिर -1 आएगा, अगर क्यूबिक होगी तो फिर माइनस योटा आएगा, अगर 4 हो गया तो 1 आएगा। Then any powers of iota must be equal to 1 iota -1 iota। फॉर इंस्टेंस इस तरह का 13-14 होगी तो फिर हम उन पावर्स में चेंज करते हुए हम उसे जनरेट करते हैं। उसके बाद उसके ऑपरेटर्स बताए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ऑपरेटर्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपको इन पावर्स के बारे में पता चल जाएगा ना, ये पावर जो है वो आप अपने किसी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे आप लोगों को ये रिमेंबर्स रहे, मतलब ये 4 तक आप लोग रिमेंबर कर लें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं।
उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को जब भी कभी मतलब पावर्स में इस तरह के योटा की पावर्स में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 3 में कैसी वैल्यू आती है, 4 में कैसी वैल्यू आती है। तो आपको फंक्शन को बार बार 1 या 2 में चेंज नहीं करना पड़ेगा और आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अक्सर बच्चों को ना मसला हो जाता है इस तरह पावर वाली फॉर्म में करते हुए ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, हम इसे कैसे फाइंड करें, हम इसे कैसे डिफ़ाइन करें। तो ये सब कुछ करने के लिए ना जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। उन सबको ख़त्म करने के लिए आप इसे एक टेबल पे अपने किसी भी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे आप आते से रिवाइज कर सकें, ताकि आपकी ये पावर आपके फिंगर टिप पे हो जाए और आपको योटा की वैल्यूज़ ना भूलें। बस ये याद रखना है कि जब योटा की पावर 1 होती है तो 1√-1 होता है। वैसे स्केयर में -1 हो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जब क्यूबिक में होगा तो माइनस योटा होगा, क्योंकि एक दफ़ा स्केयरी वैल्यू आ जाएगी तो उधर -1 आ जाएगा, तो -1 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे वो माइनस योटा हो जाएगा। जब 4 होगा तो वैसे वो 1 हो जाएगा, क्योंकि स्केयरली आ जाएगा -1 का, तो फिर बाद में वो 1 आ जाएगा। इस तरह अब नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे ऑपरेटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम लोग कोई भी 5-6 रियल नंबर्स ले लेते हैं, फिर हम उन पर प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाते हैं। अब ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज़ ही होंगी। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि अगर हमारे पास a+b होता है तो वो इक्वल होगा c+d होता के। यानी कि आप लोगों ने इक्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे, अगर आप लोगों को रिमेंबर हो 1.1 में। उसमें क्या था कि अगर a इक्वल हो c के एंड b इक्वल हो d के, तो हमारे पास a+b इक्वल होता है c+d के। तो यहाँ पे b और d के साथ योटा लग गया, यानी कि b और d जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो गए और a और c हमारे पास रियल नंबर्स आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो है हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसमें ये कि पहले योटा बाहर है फिर योटा अंदर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी आप लोगों को अगर रिमेंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज पिछली वाली हैं, बस उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उन्होंने जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ है। तो मैं प्रॉपर्टीज इस दफ़ा रीड कर देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी a+b योटा इज इक्वल टू c+d योटा, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। उसके बाद है a+b योटा प्लस c+d योटा इज इक्वल टू a+c ब्रैकेट प्लस b+d ब्रैकेट योटा। उसके बाद कोई भी हम लोग स्केलर ले लेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे a+b योटा से, और फिर बस स्केलर बाद में जो है दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सब्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाता है। जब हम सब्ट्रैक्ट फॉर्म में करेंगे, हम फार्मूले ओपन करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूले को ओपन करके दोनों साइड जो है एक दूसरे की इक्वल आनी चाहिए। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में भी आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म देखो ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आप उनमें से कॉमन निकाल लोगे, योटा को सेपरेट कर लोगे, योटा वाले को दूसरे वाले को रियल वैल्यूज को सेपरेट कर लोगे, फिर जो आपके पास वो फॉर्म बनेगी वो आपके पास जो आपके पास पहली फॉर्म थी जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था उसके इक्वल आनी चाहिए। अगर वो उसके इक्वल आ जाएगी तो देन वो हमारे पास ऑपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। अब ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर्स हमारे पास रहते हैं कि जैसे दो ऑर्डर्स का पेयर्स, जैसे नेचुरल टू नेचुरल का हो गया, फिर होल टू होल का हो गया, नेचुरल टू होल का हो गया। उसके बाद रियल टू कॉम्प्लेक्स का, रियल टू नेशनल का हो गया, नेशनल टू इंटरनेशनल का हो गया। ये सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं कि दो सेट्स का आपस में मिलकर कोई ना कोई ऑर्डर बनाना, वो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स में आ जाते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों की कोशिश बताती चलूँ कि हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई की हुई हैं, आपने ये 5 प्रॉपर्टीज़ भी याद करनी है। सेकंड स्टेप आप लोगों का ये है, ठीक है। और एक ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से रिमेंबर करनी है। आप लोगों को ये दोनों चीज़ें याद आए हों, क्योंकि हमने आज इंशाल्लाह इसी के साथ ही हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ताकि हमारी एक्सरसाइज भी साथ हो जाए और हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज करने से पहले, मतलब नेक्स्ट टॉपिक तक जाने से पहले और फिर बताने से पहले आप लोगों को एक और बात बताते चलो, ये जो चैप्टर है ये आपको एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज़ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को इन चीज़ों की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, आप लोगों को इनकी बहुत डिटेल से समझाऊंगी मैं। इस तरह अभी मैं आपको ऑर्डर पे बताने से पहले आप लोगों के बताते चलूँ, देखें यहाँ पे, ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पे ये फॉर्म कैसे बनाई है,
इस फॉर्म को जब उन्होंने ड्राइव किया वो कैसे किया, देखिए जब मैं इसे ओपन करूँगी हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी योटा प्लस c प्लस डी योटा। फिर उन्होंने क्या किया, रियल वालों को सेपरेट कर लिया और अयोटा वालों को सेपरेट कर लिया और उसे इसके इक्वल कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल होगी। इस तरह इन्होंने स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करके कर दिया। उसके बाद देखें जब इन्होंने सब्ट्रैक्ट में किया अंदर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। फिर इन्होंने वैल्यूज चेंज करने के बाद योटा वाले को सेपरेट कर लिया और दूसरी वाले को सेपरेट कर लिया। इस तरह मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी और फिर इन्हें सेपरेटली चेंज कर लिया। उसके बाद देखते हैं ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट है ना तो उसके ऑर्डर पेयर्स रियल टू रियल बिलोंग करेंगे। ना वो रेशनल में होंगे, ना वो नेचुरल में होंगे, ना वो किसी और में होंगे, वो रियल टू रियल ही होंगे। उसके अलावा उसके ऑर्डर पेयर्स और कुछ नहीं होंगे। तो हम इसे सेटिस्फाई करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हमारे पास ए बी जो है वो इक्वल हो सी डी के, ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट है वो ए बी का और दूसरा सेट सी डी का है तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे इफ़ अगर हमारे पास ए जो है वो बिलोंग करेगा सी से और बी जो है वो बिलोंग करेगा डी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास ए बी जो है उनका एडिशन जो है वो सी डी सेट से बिलोंग करे तो फिर हमारे पास जो ए बी का सेट है ना वो बी डी के सेट के ए प्लस सी का जो है ना वो बी डी बी प्लस डी का ये एक सेट बन जाएगा। मतलब उनके दोनों के एडिशन जो है ना दोनों सेट्स के एडिशन जो होंगे वो एक सेट में आ जाएंगे। तो ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास दो सेट आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जब वो सब्ट्रैक्ट फॉर्म में होंगे तो फिर मतलब ए और सी आपस में मतलब दो सेट्स हैं ना, फिर वो सेट्स आपस में जब माइनस होंगे यानी कि ए सी के साथ माइनस होगा और बी डी के साथ माइनस होगा तो वो माइनस होकर एक सेट बनाएंगे और फिर वो सेट जो है वो जो सेट बनेगा वो उन सेट्स के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उन्होंने स्केलर बताया हुआ स्केलर एक सेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो जो स्केलर मतलब रियल नंबर से अंदर से जो निकला हुआ वैल्यू है वो जब मल्टीप्लाई हो रही है उस सेट के साथ तो वो वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद दो इसके सेट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो जब एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों एलिमेंट्स आपस में तो फिर एक ओवरसी एलिमेंट्स बनेंगे। तो फिर वो जो एलिमेंट्स बनेंगे आपस में सब्ट्रैक्ट और नेगेटिव फॉर्म में बनेंगे। सब्ट्रैक्ट नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनेंगे आपने देखा है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है। योटा खत्म कर दिया ना, ऑर्डर पेयर्स बता रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स बता रहे हैं तो फिर योटा का तो कोई काम ही नहीं है। तो ऑर्डर पेयर्स बता रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स में योटा खत्म कर दिया क्योंकि हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे पास सेट्स की फॉर्म में कैसे वैल्यूज आएंगी। तो वो सेट्स की फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके पास कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट आप लोगों को अगर रिमेंबर हो कॉन्जुगेट कहते हैं योटा जे के को, ठीक है। complex numbers have their real parts and whole part which is sign only called conjugates of each other, यानी कि a प्लस बी योटा ए माइनस कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर। साइंस साइंस को कॉन्जुगेट कहा जाता है। अब कॉन्जुगेट्स के कैसे साइन होते हैं, लाइक जिस तरह मैं यहाँ पे पढ़ी थी ना ए बी डी बी सी डी माइनस डी सी, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मतलब बी सी माइनस डी सी एंड ए डी प्लस बी सी ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल नंबर 1 पे फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब देखो जब मैं इसका सम करूँगी ये मेरे पास फॉर्म है, ये आपस में ऐड होंगे, ये आपस में ऐड होंगे। यहाँ पे ये देखो ये सब्ट्रैक्ट है जब ऐड में आएगी ये माइनस सी होटा ये 9 होटा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 प्लस सी होटा। ये देखो मैंने जब इसे ओपन किया तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आ गया 9 होटा, बीच में प्लस का साइन क्योंकि हम सम कर रहे हैं प्लस और ये -6 था ये आ गया। फिर मैंने जब इसे ओपन किया तो ए प्लस 9 होटा प्लस 5 -6 होटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 माइनस 3 होटा। तो जब हम इसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 13 और 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने डिफरेंस करना है, डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कहते हैं यानी कि ए प्लस 9 योटा माइनस 5 -6 योटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 9 योटा माइनस 5 प्लस 6 योटा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 15 योटा। इस तरह मल्टीप्लाई करना है। जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे मेरे पास पहले ये चीज़ निकल आएगी, फिर मैं यहाँ पे करूँगी 8 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 -6 योटा से प्लस 9 योटा का मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 -6 योटा से। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 5 ज़ा 40 माइनस 48 योटा। उसके बाद में जब 9 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस 54 योटा का स्क्वायर।
आयोटा का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, वो -1 के इक्वल होता है। तो जब हम इसे करेंगे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 94 - 3 आयोटा। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है। इन प्रॉपर्टीज़ को करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताते चलूँ कि देखिए, हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने इनकी फॉर्मिंग्स देखनी होती है। हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमें जो फंक्शन दिया गया है हम उसे कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करके हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, वो हम लोगों ने खुद इमेजिन किया हुआ है। वो हमें कहीं भी जो है वो अयोटा की जो है वो चीज़ ड्राइव नहीं हुई। हमने एक हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, क्या मसला आ रहा था कि हमारे पास जो आ रहा था √-1 आ रहा था। हमने उस √-1 को ख़त्म करने के लिए हमने एक इमेजिनरी नंबर निकाला जिसे हम अयोटा का नाम देते हैं, ठीक है, और उस अयोटा के नाम को हम लोग आगे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द सेट सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अ फील्ड विद 0 1 as the addition identity of C. Every complex number a b has additive -a इनवर्स -a -b, यानी कि देखो 0 1 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, 0 0 आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0 0 होती है, ठीक है। एडिटिव है, एडिटिव की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव वैल्यू जब होगी तो ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी 0 आएगी। मल्टीप्लाइकेटिव में क्या होगा, 1 और 0, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास वही चीज़ आएगी। उसके बाद होता है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइकेटिव। तो आपको पता है जब मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होता है तो वो हमारे पास 1/, की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे उन्होंने 1/, की फॉर्म में बताया हुआ कि हम इन्वर्स को कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ए बी है तो उसका इन्वर्स 1/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, -a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल 0 1 के आएगा। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी वो है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला से इसे सॉल्व किया गया है। उसके बाद ऑर्डर देता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डू सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम्स। अब एक्सियम्स के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि ये नॉनसेंस से होता है। वन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है वो ना ग्रेटर होता है, इज ग्रेटर देन लेस देन अदर, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं। तो हम उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि ए जो होता है वो प्लस ही होता बी होता है। तो अगर हमारे पास ए इक्वल होता है सी के एंड बी इक्वल होता है डी के, ये चीज़ हम लोग ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इसकी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी योटा। तो यहाँ पे मैं कह दूँगी इसे जी के इक्वल ऐड कर लूँगी, तो हम लोग इसका जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि वो क्या है। अब देखो इनवर्स क्या है, 1/z। हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी योटा, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे कि यहाँ पे की गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो ये योटा का स्केयर है, आपको पता है योटा का स्केयर -1 की इक्वल होता है, तो ये प्लस बी का स्केयर हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगा। तो ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द स्पेशल सबसेट्स ऑफ सी। कंसीडर द सबसेट्स ऑफ सी हुज एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ A0। लेट A0 C0 एलिमेंट्स है सी के, तो इसका पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका स्केलर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लिकेशन लेंगे या जगह इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि ये जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता चलती हूँ। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने ये बताया उसकी पावर्स में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। फिर हमने उसके ऑपरेशंस पढ़े, स्केलर फॉर्म में पढ़े, एडिटिव फॉर्म में पढ़े, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में पढ़े, और हम लोगों ने जो है हर फॉर्म में उसके वैल्यूज पढ़ेंगे हमारे पास क्या निकलते हैं। फिर बाद में हम लोगों ने इसके पेयर सेट्स पढ़े कि हम लोगों ने ये बताया कि वो रैशनल टू रैशनल ही जो होता है ना वो ऑर्डर पेयर होता है, उसके अलावा वो और किसी के साथ भी ऑर्डर पेयर नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स करने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि अंडर मल्टीप्लिकेटिव अंदर एडिटिव में उसकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उसका इन्वर्स क्या होता है, वो देखने के बाद फिर हम लोगों ने उसकी एग्जाम्पल की। फिर हमने उसके स्पेशल सबसेट देखे, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास ए और ज़ीरो का सेट हो और सी और ज़ीरो का सेट हो तो वो कम्प्लेक्स नंबर से होता है। तो फिर हमारे पास जब ये ऐड होते हैं तो फिर ए प्लस सी जो होता है वो ज़ीरो के साथ आता है, एक सेट बनता है। और अगर ये स्केलर के साथ हो तो के ए और मल्टीप्लाई होता है और वो ज़ीरो हो जाता है। तो ए सी आपस में मल्टीप्लाई होता है, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई के ज़ीरो ही होगा। उसके बाद हम लोग ने ये देखा इसका मल्टीप्लाई के इनवर्स 1/a आता है,
ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि देखें, हम लोगों ने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बाइनरी ऑपरेशंस की, हम लोगों ने वह प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी। इस तरह हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे और हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं। अगर हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और समझेंगे नहीं ना, तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज नहीं करवा रही, हम लोग एक्सरसाइज इसकी इकट्ठी करेंगे ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपर्टीज़ की समझ आ जाए। तो हम एक्सरसाइज को जो है वो बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताने से पहले ये बता चलूँ कि हम लोग कम्प्लेक्स और कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के इसलिए एक साथ पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें भी जो है ना वो कम्प्लेक्स के फॉर्म यूज़ हुई हुई है। तो जब ये दोनों टॉपिक्स आपके हो जाएंगे ना, तो फिर आपको जो है ना इनकी एग्जांपल्स करने में, इनकी एक्सरसाइज करने में जो है ना वो आसानी रहेगी। क्योंकि फिर इस तरह अक्सर ना बच्चों का मिक्स हो जाता है, तो फिर उन्हें थ्योरी की समझ नहीं आती है, थ्योरी उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती है। इसलिए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो 1.3 और 1.2 के एक्सरसाइज का आएगा, और फिर उसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो आएंगे। क्योंकि मैं इस तरह ही करूँगी कि आप एक्सरसाइज एक साथ आया करेंगे और टॉपिक्स एक साथ आएंगे, क्योंकि थ्योरी का सेपरेट लेक्चर हुआ करेगा और एक्सरसाइज का सेपरेट लेक्चर होगा। उससे ये मैं फ़ायदा होगा आपका कि आपको थ्योरी की भी अच्छे से डिटेल से समझ आ जाएगी और आपको एक्सरसाइज की भी अच्छे से डिटेल से समझ आ जाएगी और आपको पता होगा कि आपने इस काम को कैसे करना है। ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि ये जो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स का जो टॉपिक है ये हमें इसलिए करवाया गया क्योंकि हमें पता चलता है कि अगर हम लोग, ये आपको पता है रियल फॉर्म में हम लोग बी ओवर ए ओवर क्यू, पी ओवर क्यू की फॉर्म में करते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो जब हम इस फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं ना वो 0 पॉइंट की फॉर्म में आती हैं। ठीक है। लेकिन अक्सर वैल्यूज़ जो होती हैं, मतलब जिस तरह हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है, रैशनल और इनरैशनल जब हम लोग करते हैं तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में फंक्शंस आ जाते हैं। तो उन फंक्शंस को जब हम लोग फाइंड करते हैं ना, तो फिर हमारे पास अक्सर अंडर रूट में माइनस के फंक्शंस आ जाते हैं। तो उन फंक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोगों ने ईजाद किया था। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो उन फंक्शंस के लिए ना बहुत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर जब एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद उन्होंने कहा कि इसे इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उस इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने योटा को जनरेट किया। जब योटा को जनरेट किया गया तो फिर हम लोगों ने योटा से डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हुए, क्योंकि योटा यूज़ हो जाता था, हमें पता चल जाता था कि यहाँ पे योटा यूज़ हो रहा है, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। और योटा में अक्सर जो होता है ना वो रैशनलाइजेशन यूज़ होती है। ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इसके जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ना, तो आपको रैशनलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। तो आपको रैशनलाइजेशन में आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 1 ओवर जी की फॉर्म में आया तो फिर जी ऊपर जाके रैशनलाइज भी हुआ है 2 दफ़ा, तो वो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है। ठीक है। आपको रैशनलाइजेशन की फॉर्म में भी आना चाहिए। सेकंड, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपको उसे कैसे समझना है, आपको उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपको उसकी थ्योरी का पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं, आप उसमें क्या देख रहे हैं, आपको उसकी समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, आप उसे अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं। उसके जो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि उनकी समझ नहीं आ रही होती। हम लोग अक्सर जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, हाय यार ये तो इतना मुश्किल है, पता नहीं ये होगा कैसे। तो उन चीज़ों को भी मतलब थोड़ा सा वो करने के लिए हम लोग जो है इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड, आप लोगों के लिए आज का एक मोटिवेशन लेसन ये है कि देखिए, आप लोगों का अभी स्टार्ट है, अभी अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आप लोगों की। ठीक है। तो इंजॉय योर कॉलेज लाइफ। ठीक है। सेकंड, नेवर मिसिंग एनीथिंग, क्योंकि ये जो लाइफ होती है ना, ये दुनिया की मेमोरीज से मेमोरेबल लाइफ होती है। मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी ये कॉलेज लाइफ है, ये आपको आगे यूनिवर्सिटी में आगे जाके भी याद आएगा कि यार हम कॉलेज में ये किया करते थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था। क्योंकि इसमें इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते, ओनली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और आप बहुत रिलैक्स रहते हो। सेकंड ये होता है कि आपका लेवल अप हो जाता है। ठीक है। आपको मज़ा आता है, आपको नई से नई चीज़ सीखने को मिलती है, नए से नई नॉलेज मिलती है, नए से नए एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं, नई से नई तरीके मिलते हैं टीचर्स को सताने के। तो वो तो सारा कुछ चलता रहता है। आप इसमें और भी बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक आप लोग ये सीखते हैं कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को जीना कैसे है। आपको बैड फ्रेंड्स भी मिलते हैं, आपको गुड फ्रेंड्स भी मिलते हैं, आपको
नॉलेज बहुत मिलता है। दूसरा ये होता है कि आपको यहाँ पे आके पता चलता है, इस फील्ड में आके पता चलता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह के सेट्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे कौन से सब्जेक्ट को रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। कुछ लोगों की फिजिक्स आगे चूज़ हो जाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर्स में चले जाते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री में चले जाते हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत कम जाते हैं कि केमिस्ट्री के तो दुश्मन होते हैं ज़्यादातर लोग। इंजीनियरिंग वाले बेटर समझ रहे होंगे। आर्ट्स वालों को तो कंप्यूटर से प्यार होता है, वो मैथ को इतना ना वो नहीं सर पे चढ़ाते। उसके बाद फिज़िक्स बेचारी फंस जाती है, वो हर किसी को मीडियम आती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका फिज़िक्स में हाई पीक लेवल होता है, वरना सबके लिए फ़िज़िक्स मीडियम होते हैं। क्योंकि फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स ईजी होती है, सेकंड ईयर की थोड़ी सी ना, वो मैं भी आपको नहीं बताऊँगी वरना आपको टेंशन लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को एक और बात बताती चलती हूँ कि आपका जो ये बैच जाने वाला है, इनमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा ये होगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, बी रिलैक्स एंड डू वट एवर यू वांट, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो टाइम कम ही होता है, क्योंकि सब बच्चे सितंबर में जाके क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका जो होता है ना, मैथ करने का मेथड अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको थ्योरी की समझ होनी चाहिए। मैं ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस इसलिए आपका करवाऊँगी क्योंकि एक्सरसाइज तो आप लोग कहीं ना कहीं से कर लोगे। ज़्यादा बच्चों ने की बुक रखी होती है, वो की बुक से ही करते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरी की समझ होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन फलाना थ्योरी से आया था, ये क्वेश्चन फलाना थ्योरी में मैंने पढ़ा था। तो फिर आपको इस चीज़ का इजीली समझ आ जाएगी कि अच्छा यार ये यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे करना था, ये यहाँ से ये किया, ये ऐसे किया था। अच्छा यहाँ पे मैंने इसे, हाँ मैंने इसे यहाँ पे वैसे सॉल्व किया था, अच्छा मुझे याद आ गया मैंने यहाँ पे ऐसे देखा था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके लिए बहुत कुछ मैटर करती हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है, आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर जाते हो, आप बहुत कुछ जो होता है ना वो आप समझ जाते हो। दूसरा बात ये होती है कि आपने अपने मैथ का टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँगी, आपने अपने मैथ को प्रॉपर टाइम देना है। इसका जो मैथ है जितना आपके लिए देखने में ईजी है, ये उतना मुश्किल भी है, ठीक है। इसके आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, ठीक है। और वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हुआ है, ये तो आप लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं ना, ये जो फर्स्ट चैप्टर में आपको करवाई। लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं आगे, वो आप लोग जब देखेंगे ना तो आप लोग परेशान भी होंगे, आप लोग टेंशन भी लेंगे, लेकिन आप लोगों को मज़ा भी आएगा वो करने का। तो वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। अगर आप इसे स्किप कर देंगे या इसे छोड़ देंगे, फिर आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। ये मैथ देखने में जितना ईजी है, ये उतना ही जहरीला भी है। सो ईजी नहीं लेना इसे, जितना ईजी लोगे उतना नुकसान भी उठाओगे। बट मीडियम मीडियम में रखें, लाइक प्रैक्टिस भी करें और अपने आप को कैरी ऑन भी रखें। उसके अलावा इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने जो पीछे थ्योरीज वगैरह में डेफिनेशन वगैरह पढ़ी हैं उन्हें एक दफ़ा रीड करते रहिएगा, क्योंकि आगे इसके ना बहुत सी यूजेस होने हैं चीज़ों के, ठीक है। कुछ चीज़ें यूज होनी है, लाइक फिज़िक्स की कुछ डेफिनेशंस आएंगे इसमें। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, कुछ आप जो फिज़िक्स पढ़ेंगे ना साथ साथ इसके, उसकी कुछ चीज़ें आएंगी इसमें। और एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, इसके साथ इसके अंदर है। तो उसके थोड़े से क्वेश्चंस होंगे जो टीचर्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले गाइडलाइन दे रही हूँ। और फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे मैं आपसे अक्सर पूछती रहती हूँ। तो आप लोग को ना थोड़ा थोड़ा जो है ना अपनी पिछली बुक्स को रीड करते रहा करें। अगर आप रीड नहीं कर सकते तो आप रिसर्च किया करें, ठीक है। थोड़ा बहुत सर्च किया करें कि नेक्स्ट मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन हो। उससे बताऊँ क्या होता है, एक आपका माइंड एक्टिव रहता है, दूसरा ये होता है कि आपका जो माइंड होता है ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है। आपको माइंड को पता, जब टीचर समझा रहा होता है ना तो आपको पता चलता है कि टीचर ने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोल दी है, यहाँ पे ये चीज़ सही बोल दी है। फिर आप बहुत अट्रैक्ट होकर टीचर की बात सुन रहे होते हैं। फिर आप उस वीडियो के साथ अपने टीचर के लेक्चर को कंपेरिजन करते हैं। उस लेक्चर को कंपेरिजन करने के बाद फिर आप मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं कि किसकी मिस्टेक है, इसने ऐसे मुझे बताया था, इसने मुझे ऐसे बताया था। और फिर उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे आपको बहुत से नॉलेज मिलते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं, आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते हो। आपके बहुत से स्टेप जो होते हैं ना वो वेरीफाई हो जाते हैं, तो वो चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो है एक और है, क्या कहते हैं, मैं आपको एक बुक भी बताऊंगी इंशाल्लाह, आप उस बुक को रीड किया करें, ठीक है। और उस बुक से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं आपको उस बुक का इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस बुक के बारे में शेयर कर दूँगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में ना शेयर किया तो फिर देन मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह उस बुक को जो है ना
एंड पे अपलोड कर दूँगी कि मतलब ये बुक है, आप ये बुक बाय कर लीजिएगा। उसके अंदर बहुत डिटेल में जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो बताया हुआ है सारा कुछ, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी पेपर्स में। ज़्यादातर पेपर्स उस बुक से आता है। चलें, आपकी इस चीज़ में भी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को एक और काम करना है। आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने डेली का ना टास्क रखना है कि मैंने डेली के ना 5 एग्जांपल्स करनी है, 5 सवाल करने हैं। वो ये होगा कि वो जो 5 एग्जांपल और 5 सवाल होंगे ना, वो आप डेली के डेली जब करेंगे ना, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। जब वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी तो आपको वो कभी नहीं भूलेगी। जब वो एक चीज़ आपको कभी नहीं भूलती है तो फिर वो आपके लिए एक मेमोरेबल थिंग बन जाती है। और जब कोई चीज़ मेमोरेबल थिंग बन जाती है तो वो कभी भी ना भूलने के लिए होती है। इसलिए इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है।